हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल अभिषेक पाठशाला में। दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अभिषेक पाठशाला। जैसा कि आप जानते हैं कि आप इस चैनल पर पढ़ते हैं हमारे साथ इंटरमीडिएट की फिजिक्स और मैथ को बहुत ही यूनिक और लॉजिक तरीके से। दोस्तों, उसी क्लास में आज हम लेसन नंबर 4 के लेक्चर नंबर 7 में बात करने वाले हैं एक ऐसे नियम के बारे में जिसके कारण हम किसी भी चालक तार का चुंबकीय क्षेत्र आसानी से उसका मान और उसकी दिशा निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम जानने वाले हैं बायो सावर्ट का नियम, जो एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को अंत तक जरूर देखिए। यदि आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक सब्सक्राइब अपने साथियों के साथ जरूर शेयर कीजिए। उनसे बताइए कि वो हमारे चैनल पर रेगुलर विजिट करके पा सकते हैं फिजिक्स और मैथ को बहुत ही आसान तरीके से हल करने का अच्छा सा मौका। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास, बहुत ही लॉजिकल क्लास होने वाली है, तो अंत तक जरूर बने रहिए क्लास में। चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए, सामने दिया गया है बायो सावर्ट का नियम। बायो सावर्ट दो वैज्ञानिकों ने एक ऐसे नियम को अपने प्रतिपादित किया, जैसा कि सामने आपके लिखा हुआ है कि किसी धारावाही चालक तार, उन्होंने अपने नियम को इस प्रकार बनाया कि यदि कोई धारावाही चालक तार कहीं पर भी रखा जाए, निर्वात में या किसी माध्यम में रखा जाता है, तो जब उसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं आई एम्पियर की या जो भी एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हैं, तो उस चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। वो चुंबकीय क्षेत्र क्या है, वो चुंबकीय क्षेत्र कितना है, इसका मान और दिशा दोनों निकालने के लिए इन्होंने अपना एक नियम प्रतिपादित किया, जिसे बायो सावर्ट का नियम कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहां पर हम एक चालक तार बनाएंगे। मान लीजिए ये तार है और इसमें आई धारा प्रवाहित की जा रही है ऊपर की ओर। ओके, इसमें आई धारा प्रवाहित की जा रही है और मान लीजिए कि इस चालक तार से यहां पर इधर किसी भी माध्यम में एक बिंदु P है जिसकी यहां से दूरी R है। ठीक है, एक बिंदु P है जिसकी चालक तार से दूरी R है और इस बिंदु P पर हमें ज्ञात करना है चुंबकीय क्षेत्र। पर हम ये समझ रहे हैं कि बायो सावर्ट के नियम में चुंबकीय क्षेत्र का क्या रिलेशन है। बायो सावर्ट ने जो रूल्स बनाया उसमें केवल यही बताया गया कि जब कोई चालक तार कहीं रखा जाए और उसमें हम करंट फ्लो करते हैं, तो वो चालक तार के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। वो चुंबकीय क्षेत्र कहां और कितना होता है, किस दिशा में होता है, यही इन्होंने बताया है अपने नियम में। तो चलिए देख लेते हैं। सामने लिखा है किसी धारावाही चालक तार के कारण, ये एक धारावाही चालक तार है, धारावाही जिसमें करंट आसानी से लगातार कंटिन्यूस सतत रूप से प्रवाहित होती रहे, इसके कारण किसी बिंदु पर, कहीं पर भी मान लें, यहां पर माने, यहां पर कहीं पर भी मान सकते हैं, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड, इसकी दिशा और इसका मान ज्ञात करने के लिए प्रायोगिक परीक्षणों के आधार पर वैज्ञानिक बायो तथा सावर्ट ने एक नियम प्रस्तुत किया, जिसे बायो सावर्ट का नियम कहते हैं फिजिक्स में। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। फिगर में जरा ध्यान देंगे, आसानी से, बहुत आसान है, कुछ भी समस्या नहीं होने वाली, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, अंत तक समझते जाइए बस। ओके, ये एक आपका चालक तार है और जब हम इसमें आई धारा फ्लो करते हैं तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है। अब मान लीजिए कि यहां से यहां तक डिस्टेंस R हमने ले ली और यहां पर कोई बिंदु है P, और इसी बिंदु P पर हमें निकालना है क्या, चुंबकीय क्षेत्र। इस बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कितना होगा, इसी को फाइंड करना है और इसी को इन्होंने फाइंड करके बताया अपने नियम में। सभी क्या करते हैं, इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र आपको निकालना है। जैसा कि हम जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र को 20 से देखिए क्या करते हैं इसमें, ये इस चालक तार के चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। इस चालक तार के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी, तो ये मान लीजिए, हमने मान लिया है कि ये चालक तार की लंबाई जो है वो L है। चालक तार की जो लंबाई है वो L है। तो हम इस संपूर्ण L का चुंबकीय क्षेत्र ना निकाल करके किसी एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए मान लीजिए कि ये चालक की यहां जो अल्प लंबाई है वो dl है। हम कितने का चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, छोटे पार्ट का, मान लीजिए इतने का चुंबकीय क्षेत्र बिंदु P पर, इस इतने लंबे चालक तार के कारण बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कितना होगा। तो मान लीजिए कि इसका चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो dB होगा। देखिए यहां पर d का मतलब है अल्प, थोड़ा सा, इसलिए जब थोड़े तार का चुंबकीय क्षेत्र, कॉमन बात है, थोड़ा ही होगा। अगर हम तार की लंबाई को dl मानते हैं तो इससे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो dB ही होगा।
ओके, यदि संपूर्ण लंबाई को L मानेंगे तो इससे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B होगा। ठीक है, तो हम मानते हैं कि ये जो तार है ये आपका मान लीजिए DL लंबाई का एक तार है। ठीक है, और ये तार अपने इस डिस्टेंस से बिंदु P से थीटा अंश के कोण पर झुका हुआ है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात अब शुरू होने जा रही, जरा ध्यान दीजिए। बायो सावर्ट ने यह बताया कि जब किसी अल्पांश लंबाई के एकांक धारावाही चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होता है वो उस चालक तार की कुछ बातों पर निर्भर करता है। कौन सी? फिर से समझ लीजिए। वैज्ञानिक बायो सावर्ट ने बताया कि जब किसी धारावाही चालक तार जिसमें आई धारा प्रवाहित की जाती है उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये चुंबकीय क्षेत्र जो बी है वो उस चालक तार के कुछ बातों पर निर्भर करता है। किन बातों पर निर्भर करता है, यही बात आपको सामने जाननी है। तो चलिए देख लेते हैं किन बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहली बात यह है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है डीबी वो समानुपाती होता है चालक तार में प्रवाहित हो रही धारा की। ओके, बात को समझना, आराम से समझना है, कोई जल्दी करने की जरूरत नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र जो यहां पर उत्पन्न हो रहा है वो डिपेंड करता है, समानुपाती है इस चालक तार में फ्लो हो रही करंट पर। तो पहला आपका रीजन सामने आया, डीबी प्रोपोर्शनल आई। ये फर्स्ट इक्वेशन आपकी बन गई। सेकेंड बात आपकी ये बताई गई कि जो डीबी है वो समानुपाती प्रोपोर्शनल होता है किसकी? चालक तार की अल्पांश लंबाई यानी इस छोटी लंबाई के समानुपाती होता है। क्या? इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, नंबर 3 की बात बताई गई कि जो डीबी है वो समानुपाती होता है चालक तार के झुकाव थीटा की ज्या के। इसे हम ज्या बोलते हैं, साइन थीटा, यानी डीबी प्रोपोर्शनल साइन थीटा के समानुपाती होता है। क्या? डीबी यानी चुंबकीय क्षेत्र, अल्पांश चुंबकीय क्षेत्र। चौथी बात बताई गई कि जो डीबी होता है वो प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है किसकी? इस अल्पांश लंबाई के चालक तार से बिंदु P तक की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, यानी 1 अपॉन क्या होता है? आर स्क्वायर होता है, या हम कह सकते हैं कि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये 4 नियम आपके सामने आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, यहां पर यही ध्यान देना है, इन चारों नियमों को हम अगर आपस में कन्वर्ट करें यानी इन्हें प्रूव करें तो यहां पर हम लिख सकते हैं चारों नियमों को मिलाने पर, मिला दीजिए। जब चारों नियमों को मिला देंगे तो ये डेल्टा भी डीबी 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 सभी में है, प्रोपोर्शनल भी सभी का सेम है, और बाकी इधर के जो भी अनुपात जितने दिए गए वो सारे अलग अलग हैं, इसलिए हम अलग अलग लिखेंगे। आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये बन जाएगा डीबी प्रोपोर्शनल आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, यहां पर क्या लिखेंगे इसे हम? डीबी यदि हम प्रोपोर्शनल की जगह पर इक्वल टू लगाएं तो हमें एक नियतांक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। नियतांक क्या होगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। एक कांस्टेंट जोड़ दिया जाता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और आगे होगा आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आपका हो जाता है क्या? बायो सावर्ट के द्वारा अल्पांश लंबाई के किसी धारावाही चालक से आर दूरी पर बिंदु P पर स्थित या उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। कितना होगा बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र? dB इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ओके, ये आ गया। यहां पर ये म्यू 0 अपॉन 4 पाई जो है ये एक अनुक्रमानुपाती नियतांक बोला जाता है, जिसकी वैल्यू होती है म्यू 0 अपॉन 4 पाई की वैल्यू मानी जाती है 10 की पावर -7। ओके, म्यू 0.4 पाई की वैल्यू 10 की पावर -7। यदि हम इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे तो म्यू 0 का मान निकल आएगा 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 हो जाएगा। तो ये म्यू 0 जो है
इसे हम क्या कहते हैं, ये म्यू जीरो का मान है, ये आप बता सकते हैं म्यू जीरो 4 पाई का मान 10⁻⁻⁷ है। म्यू जीरो है क्या, इसे देख लीजिए। म्यू जीरो यहां पर है निर्वात की चुंबकशीलता। म्यू जीरो का नाम है निर्वात की चुंबकशीलता, ये होता है म्यू जीरो का मान। ठीक है, अब हम ये हमारी डेरिवेशन क्लियर हो गई। ओके, अब चलिए ध्यान दे लेते हैं क्या म्यू जीरो के मात्रक पर। बहुत ही अक्सर ऐसे बच्चे बहुत सी गलतियां कर देते हैं, यानी डेरिवेशन तो ड्राइव कर लेते हैं, लेकिन अगर इसका मात्रक निकालना, यूनिट निकालना है तो समस्या कर देते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हम यहां पर म्यू जीरो का या म्यू नॉट का मात्रक। देखिए मात्रक कैसे निकलेगा, मात्रक निकलेगा फॉर्मूले से। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला आपका सामने दिया गया है, dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसमें म्यू नॉट को बाहर करेंगे, तो म्यू नॉट को जब हम बाहर करेंगे तो ये इधर होगा dB इंटू 4 पाई इंटू आर स्क्वायर अपॉन आई डेल्टा एल इंटू साइन थीटा। ओके, चलिए मात्रक निकाल लीजिए। म्यू नॉट इक्वल टू dB क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, टेस्ला। इंटू 4 पाई क्या है, 4 पाई एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है जो म्यू 0.4 पाई के साथ में आता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि 4 पाई एक विमाहीन राशि है, एक आपका नंबर है, अचर है। ठीक है, और अचर का कोई मात्रक नहीं होता है, किसी नंबर का गिनती का मात्रक नहीं होता, इसलिए 4 पाई को कुछ नहीं होगा। आर क्या है, रेडियस है, यानी इसकी दूरी है। दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। आर का स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अपॉन आई क्या है, करंट इसमें फ्लो हो रही धारा है, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। डेल्टा एल क्या है, इसकी अल्पांश लंबाई है, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है, और साइन थीटा क्या है, कोण है, कोण को हम यहां पर नहीं लेंगे, यानी एक विमाहीन राशि, इसका कोई मात्रक नहीं होता है साइन थीटा का। ठीक है, साइन थीटा का कोई मात्रक नहीं होता। तो यहां पर मीटर से मीटर को एक बार कैंसिल करेंगे तो हम यहां पर जान पाएंगे म्यू नॉट का मात्रक हो जाएगा टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर। ठीक है, देखिए इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, म्यू नॉट इक्वल टू टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर। टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं ये क्या निकला है। ये आपका जो ये निकला था, ये निकला था चुंबकीय क्षेत्र का मान। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का मान निकल चुका है, ये इतना होता है, ये इसका मात्रक होता है म्यू नॉट का। म्यू नॉट क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता है। निर्वात की चुंबकशीलता के बारे में एक्सप्लेन में हम नेक्स्ट लेसन में जानेंगे। ओके, यहां पर केवल आपको इतना लर्न रखना है कि म्यू नॉट जो है वो निर्वात की चुंबकशीलता होती है। ये क्या होती है, कैसी होती है, कहां से आए, ये आपको नेक्स्ट लेसन में बताएगा, 5th लेसन में। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। यहां पर हाँ, अब हमने चुंबकीय क्षेत्र का मान तो निकाल लिया कि इतना होता है, किसी धारावाही चालक तार के कारण उसका चुंबकीय क्षेत्र किसी बिंदु पर इतना होता है। अब इसकी दिशा क्या होती है, इसके लिए आपको ध्यान देना है। तो चलिए दिशा के बारे में जान लेते हैं। दिशा के बारे में जानने के लिए सेम हमको कंडीशन अप्लाई करनी होगी अपने हाथों की। हम जानते हैं हमारा राइट हैंड कौन है, लेफ्ट हैंड कौन है। तो देखिए बहुत ही एक लॉजिक तरीके से मैं बताऊंगा आपको, और आप बस ध्यान देना है कि किसी भी धारावाही चालक तार में बिंदु आपका कहीं पर भी हो जिस पर चुंबकीय क्षेत्र आपने ज्ञात किया हो, उस पर उसकी दिशा कैसे फाइंड कर सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। देखिए क्या करते हैं, हम यहां पर देख रहे हैं अपने सामने कि जो बिंदु P है वो किधर है, और दाएं साइड में है। तो हम अपना दायां हाथ ले लेते हैं, ध्यान देना है, दाएं हाथ को ऐसे करेंगे, एकदम ऐसे, और ऐसे इस पे रख दीजिए। ओके, किस प्रकार रखेंगे कि हमारा हाथ अंगूठा जो है वो धारा की दिशा में हो और उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। ध्यान दीजिए, ये अंगूठा धारा की दिशा में हो गया और ये उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो गई। तो अब आपको देखना है, ऐसे जब हम करेंगे तो हमारी गदेली जो है वो किधर को है, अंदर की ओर है। तो इसका मतलब ये है कि बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो अंदर की ओर है। ध्यान दीजिए, बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो होगी अंदर की ओर। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र मान लीजिए ये एरो से दिखाया जाता है आपको। ठीक है, जब ये अंदर की ओर तीर जाएगा, मान लीजिए ये एरो अंदर की ओर जाएगा, तो हमें सिर्फ इसका पूंछ, इसका बैक वाला भाग ही दिखेगा। इसलिए इस बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो क्रॉस में होगा, याद रखिए। ठीक है, इसका बैक वाला भाग दिखेगा, इसलिए बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कैसे दिखाया जाएगा, क्रॉस में। अंडरस्टूड? ठीक है,
चलिए इसके बाद में मान लीजिए कि ये बिंदु P इधर ना होकर के कहीं इधर था। मान लीजिए कि ये बिंदु यहां पर है। इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी बताइए। तो देखिए हमने अपना दायां हाथ यूज किया, दायां हाथ इधर यूज किया, तो दायां ही यूज करेंगे। तो क्या करते हैं, अब हम ऐसे रखेंगे, ऐसे रखते हैं। ओके, ऐसे रखेंगे तो यानी जो अंगूठा है वो धारा की दिशा में और जो शेष अंगुलियां हैं वो बिंदु P की दिशा में यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। हमें इसकी दिशा फाइंड करनी। तो देख रहे हैं कि हमारी जो गदेली है वो किधर की ओर है, बाहर की ओर है। तो इसका मतलब यह है कि I के कारण बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो बाहर की ओर होगा। किधर होगा, बाहर की ओर। तो जब एरो हमारा बाहर की ओर आएगा तो हमें उसका सामने वाली नोक दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी, इस एरो की नोक दिखाई देगी। और नोक के कारण बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो पॉइंट में होगा। याद रखिए, बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कैसे होगा, पॉइंट में होगा। याद रखिए यहां पर बिल्कुल बात को। इधर क्रॉस में होगा, इसका बैक का भाग दिखाई दे रहा है एरो का, इधर सामने का भाग दिखाई दे रहा है, इसलिए इसे यहां पर पॉइंट में होगा। ठीक है, इस प्रकार हम किसी भी बिंदु पर किसी धारावाही चालक तार में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को फाइंड कर सकते हैं और चुंबकीय क्षेत्र के मान के लिए ये जो फॉर्मूला आप सामने निकाला है इसे अप्लाई कर सकते हैं और क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो ये रहा बायो सावर्ट का नियम। आशा करता हूं मैं कि आपको हमारी क्लास पूरी तरह से क्लियर और पसंद आई होगी, पूरा क्वेश्चन आपके लिए क्लियर हो गया होगा। यदि दोस्तों मेरा क्वेश्चन आपके लिए क्लियर हुआ है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने साथियों से जरूर शेयर कीजिए। उनसे बताइए कि वो हमारे चैनल पर आकर के फिजिक्स और मैथ को बहुत ही आसान तरीके से, बिल्कुल ही जादू तरीके से पढ़ सकते हैं। ओके दोस्तों, फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के एग्जाम के लिए। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल अभिषेक पाठशाला। थैंक यू।